तो हेलो गाइस, तो मैं एक नए मानव को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि काफी बेडस है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है एक पुराना और डरावनी दीवार, लकड़ी का फर्नीचर जो टूटने वाला है और कभी कभी कीड़े बाहर से वेंटिलेटर के जरिए से उड़ते रहते हैं। मुझे इन कीड़ों से जलन होती है और वह उस कीड़े को मार देता है अपने हाथों से और वह उसके खून को चाटने लगता है और कहता है हाँ ये कड़वा है। कहता है मैंने अपना पूरा जिंदगी इस बेसमेंट में गुजार दिया। उसके बाद हमें एक नंबर दिखाया जाता है D2। फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है और कैसे हमारा MC होता है जो कह रहा होता है किसी दिन जब मैं इस फंसी जगह से भाग जाऊंगा मैं आत्म परिचय का उपयोग करने में सक्षम होऊंगा कि मैं अभी सही लिख रहा हूँ। और वो लिखते लिखते कह रहा होता है आमतौर पर कोई अपना परिचय एक नाम से शुरू करता है लेकिन मुझे कभी किसी मेरे नाम से नहीं बुलाया इसलिए मैं यह नहीं जानता। तब भी मेरे पास एक तो है, एक जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। हालांकि मेरे जन्म के तुरंत बाद मैं अपनी माँ से अलग हो गया था। मैं अपनी माँ की उस तस्वीर से बता सकता हूँ जिसने वह मुझे एक बच्चे की तरह गोद में लिए हुए है। वह जरूर मुझसे प्यार करती होगी। इतना MC कह ही रहा होता है कि एक आदमी कहता है वो मर चुकी है, वह तुम्हारी माँ। ये सुन के हमारा MC गुस्से में पीछे पलटता है और कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो आदमी कहता है वो तुरंत मर गई तुम्हारी जन्म के बाद एक पुल से कूदकर। और वो हंसने लगता है। इस पर MC काफी गुस्सा हो गया होता है और बताता है हमें कि यह आदमी मेरा फादर है और सेम टाइप पर वो बहुत बड़ा कमीना है जिसने मुझे लॉक किया है इधर, जिसकी वजह से यहाँ से मैं भाग नहीं सकता। और बताता है बेसमेंट का लंबा गलियारा और ताले वाले दरवाजे सभी की चाबियां मेरे डैड के समझ में है। उसके बाद हम उसके डैड को देखते हैं जो कह रहा होता है MC से चिंता मत करो मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं भेजूंगा जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था। और कहता है आखिर क्या रीजन है कि तुम्हारी माँ ने कूदकर जान देना पसंद किया। इस पर MC गुस्सा हो रहा होता है। फिर उसका डैड बिस्किट टाइप सा दिखने वाला कुछ पकड़ता है। उसके बाद उसके सामने ला लेता है जिसको देखकर MC थोड़ा शॉक और डर जाता है। और MC का डैड कहता है वो डर गई थी जिस दुनिया में वो रहती है पृथ्वी। वो जानती थी कि वह सर्वनाश आ रहा है। और MC का डैड उस बिस्कुट को अपने हाथों से कुचल देता है और हम देखते हैं MC अपने पिता को गुस्से से देख रहा होता है। और MC का डैड कहता है यही रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कहता है मैं अपने बेटे को आत्महत्या करते नहीं देख सकता। और हम MC को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होता है। और MC अपने डैड से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो कि उन्होंने मरना छूना क्योंकि वह डर गई थी सर्वनाश से। और MC कहता है मेरे मॉम के बारे में ऐसे बात मत करो। और तुम्हें लगता है कि मैं इस पे बिलीव करूंगा? तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर लॉक किया है कि वह सर्वनाश आने वाला है। जिस पर उसके डैड कहते हैं यह तुम पे रहे कि तुम इसे मानो या ना मानो। और वह MC के बुक को ले लेता है और उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारे जरिए लिखा गया यह आत्म परिचय कभी भी प्रकाश में नहीं आएगा। जिस पर MC यह देखकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो रूरू को। और ऐसी के डैड को देखते हैं जो उस बुक को जला देता है और उसे कूड़े में फेंक देता है। जो देखकर MC बहुत गुस्से में कह रहा होता है तुम जैसा क्या डैड कहलाने के लायक हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं ओहो क्या तुम ऐसा कुछ कह सकते हो। और कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। और कहता है अब तुम मेरे पीछे आओ यह समय है। उसके डैड MC को कहीं पर ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर MC सोच रहा होता है एक ही घंटा हर गली जिसमें हम हमेशा गुजरते हैं निसंदेह यहाँ पर और यहाँ पर किसी जीव जंतु की आवाज नहीं है। और सोच रहा होता है मैं और मेरे डैड सिर्फ यहीं पर अकेले हैं इस बड़े से बेसमेंट में। फिर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि MC को पढ़ा लिखा रहा होता है। और इधर MC सोच रहा होता है वही सिलसिला आज फिर से शुरू हो रहा है, वही सेम लेक्चर और वही सेम ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो मुझे काबू पाने में मेरी मदद करती है मेरी बोरिंग डेली लाइफ। और हम MC को देखते हैं जो अपने बेंच के नीचे से एक बुक निकाल रहा होता है और मन में कहता है मेरे खाली समय में यह डेली रूटीन का काम करता है। मैं इन बुकों को पढ़ने के लिए बेसमेंट लाइब्रेरी में जा सकता हूँ और इस लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं और इनमें से सबसे अधिक मुझे पसंद वो है जो बाहर की दुनिया के बारे में बताती है। और MC अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है मैं सोचता हूँ कि उन किताबों में लिखी हुई धूप की किरणें कैसी लगती होगी। यह जरूर ही जमीन में पड़ने वाली लाइट के मुताबिक यह अति गर्म होगा। यह सोचते सोचते वह और गहराई में सोचता है और हम देखते कि वह सोच रहा होता है कि वह धूप की रोशनी में मैदान में दौड़ रहा है। और MC मन में कह रहा होता है मैं एक शांति जीवन जीने का अनुभव करना चाहता हूँ और मैं सुंदर चीजें देखना चाहता हूँ। मैं लोगों से बात भी करना चाहता हूँ और मैं उनके साथ दोस्ती भी करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ से भागने के बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए इतना सोच ही रहा होता है कि हमें
हमें एक उड़ती हुई लात दिखते हैं जो उसके डैड ने मारा होता है, जिससे एमसी जमीन पर गिर जाता है और हम उसके डैड को देखते हैं जो कि उसकी बुक पकड़ा होता है और कह रहा होता है एमसी से, मैंने जरूरी तुम्हें कहा था कि बुक तुम्हें अलाउड है लेकिन तुम्हारे खाली टाइम में। यह है एक सरफेस के बारे में। और वो हंसते हुए कहता है कितना पैथेटिक है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी बाहर जाने के प्रति एक खतरनाक लगाव है। और इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि दर्द के मारे करार होता है और गुस्सा भी होता है। फिर उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बोला था तुम बाहर कभी नहीं जा सकती। और कहते हैं जब सर्वनाश आता है दुनिया है वो चीख पुकार और खून से भर जाती है और अंत में केवल राखी बचती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी महसूस नहीं हुआ है, यह बेस पर सिर्फ तुम्हारे लिए है सर्वाइव करने के लिए। जो सुनकर एमसी गुस्से से मन में कहता है यह झूठ फिर से उस सर्वनाश के आने या जो भी हो के बारे में सब कुछ फिर से इस बकवास कारण के कारण उसने मुझे जीवन भर के लिए यहाँ पर बंद कर दिया है और वो मुझे शारीरिक शोषण के जरिए से मुझे परेशान कर रहा है। और एमसी अपने हाथ को जमीन में पटकते हुए कहता है मैं इस जेल से आजाद होके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। और कहता है लेकिन अभी समय नहीं है, मुझे उस समय के लिए रुकना होगा जब वह कुछ मोमेंट के लिए जो अपना गार्ड है उसे गिरा देगा और वह जब डिफेंसलेस हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर एमसी का काफी पसीना आ रहा होता है और उसके फादर वहाँ पर कह रहे होते हैं क्या तुम थक गए बस इतने से, ऐसे में तुम तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जब वह सर्वनाश आएगा तो तुमने सिर्फ इतना ही किया है, सिर्फ 10। और हम एमसी को देखते हैं जिसके ऊपर लोहे का सामान होता है और उससे पुशअप करवाया जा रहा होता है, लेकिन एमसी थकने के कारण वो उसको गिरा देता है जिस पर उसके डैड उसको अपना हाथ दे रहे होते हैं, जिसको देखकर एमसी कह रहा होता है आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन हम उसके डैड को देखते हैं जो उसके हाथ को पकड़कर खींच कर कह रहा होता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही उसके डैड उसे उल्टा करके फेंक देते हैं और हम एमसी को देखते हैं जो जमीन पर लुढ़कते हुए एक सीमेंट के सामान से टकरा जाता है। और उसके डैड उससे कह रहे होते हैं अगर कोई अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाता है तो उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करना, तुम्हें इंसानों से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए स्पेशल सर्वनाश के समय में। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ और तुमको युद्ध की तकनीकी सिखा रहा हूँ। और कहते हैं जब तुम्हारा सामना अनिवार्य रूप से उन मनुष्य से होगा तो तुम्हें इन नंगे हाथों से भी जीवित रहने के लिए मजबूत होना चाहिए। लेकिन हम एमजी को देखते हैं जो कि कोई जवाब नहीं दे रहा होता है और ना ही गिर रहा होता है। इस पर उसके डैड कहते हैं मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, कितना कमजोर किया सोचने के लिए कि तुम केवल उस ठंडे से छुटकारा पा लोगे। और वह इस जगह से जाते हुए कह रहा होता है एमसी से तो आज के लिए इसे यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि जाग रहा होता है और मन में कहता है केयरलेस। और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने पास में गिरे नुकीले चीज को पकड़कर कह रहा होता है जिस समय का मैं इंतजार कर रहा था जब मेरे डैड अपने गार्ड को पूरी तरह से छोड़ देंगे। और हम एमसी को देखते हैं जो दौड़ते हुए जा रहा होता है और एक छलांग मारते हुए अपने डैड पर हमला के लिए आगे बढ़ रहा होता है और मन में कह रहा होता है मैं उसे उसकी लापरवाही की वजह से मार डालूंगा, फिर मैं चाबी डालूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। इतना सोचते सोचते वह बड़ी तेजी से हमला कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है ये काम कर गया। और इधर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि अपने स्थान पर खड़ा ही होता है और इसके पीछे से हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है इस प्लान में एक मिस्टेक है कि अपने डैड कोई ऐसे हैं कि कभी नहीं छोड़ते अपने गार्ड को। हम उसके डैड को देखते हैं सिर्फ पता होता है कि एमसी उस पर हमला कर रहा होता है और वह एमसी का आते हुए पीछे से हमले को देखते हुए बड़ी तेजी से अपने चेहरे को हमले के सामने ला देता है। ऐसा करता देखकर एमसी शौक में हो जाता है, फिर भी वो अपने हमले को जारी रखता है। लेकिन हम उसके डैड को देखते हैं जो उसके हमले को आसानी से डिफीट कर देता है। उसके बाद वह एमसी को जोर से लात मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम कुछ देर के बाद हम एमसी को देखते हैं जो कि नींद से जाग गया होता है। तभी हम उसके डैड की आवाज सुनते हैं जो कह रहा होता है तो आखिर तुम जाग गए। और कहता है वह बहुत अच्छा प्रयास था तुम्हारा हमला जो था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले से बताया है अगर तुम्हारे उन खुले हाथों में वो नहीं है तो तुम्हारा नहीं करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हथियार उपयोग करने के लिए तुम्हारी सजा अब तुम्हें 2 बार ट्रेन करना होगा। जिस सुनकर एमसी गुस्सा होता है और हम उसके डैड को देखते हैं जो कि उसे रूम में बंद करके कह रहा होता है अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, कल तुम्हारे लिए कठिन दिन होने वाला है। और वो हंसने लगता है और वहाँ चला जाता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो मेरे डैड भी नहीं जानते हैं। जब वो लाइट को ऑफ कर देते हैं तो सभी इलेक्ट्रिसिटी इस रूम में बंद हो जाती है कुछ समय के लिए और जितनी भी आवाजें हैं वो डिस्पेरेट हो जाती है। इसी समय मैं अपना ध्यान सुनने में करता हूँ और हम एमसी को देखते हैं जो कि दीवार में अपना कान
कान लगा के कुछ सुन रहा होता है, कह रहा होता है मैं वो बातें सुन सकता हूँ जो मैं पहले नहीं सुन पाता था, चीजें दूर से। और हम MC को देखते हैं जो कि दीवार पे अपना कान लगा के कह रहा होता है पहियों के चलने की आवाज और चिड़ियों की चहचहाने की, और यहाँ तक कि शोर शराबे से भरे शहर की आवाज, जिससे मैं दो सही चीज पा गया हूँ। मेरे फादर ने कहा कि मुझे कि यह सोने का समय है, लेकिन अभी का समय एक्चुअली चिंग्राम के समय से अलग है। और दूसरा सच, यह पृथ्वी शांति से भरा हुआ है। मेरे फादर कह रहे थे कि वो खतरा आ रहा है, लेकिन यह सब झूठ है, मुझे अंडरग्राउंड में लॉक रखने के लिए, लेकिन यह सब लाई है। तो और अब मैं अपने माँ को ढूंढ के रहूंगा। जब भी मैं अपने फादर से उनके बारे में पूछता हूँ, वो हमेशा कहती है कि वो मर गई है, लेकिन मुझे अब पता है कि वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है उनके कहने में एक छुपा हुआ मतलब है। हकीकत में वो तो जिंदा है। और MC अपने बेड में लेट जाता है और सोच रहा होता है एक दिन यहाँ से मैं भाग जाऊंगा और मैं उन्हें जरूर भी पालूंगा, चाहे जो हो जाए। और इधर हम उसके फादर को देखते हैं जो हंस रहा होता है जाते जाते, और उसके फोन में कॉल आने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत सीरियस हो जाता है। फिर वो फोन को उठा के कहता है क्या हो गया, मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे कांटेक्ट मत करना, जब कोई इमरजेंसी होगी तभी कॉल करना। और हमें दूसरी ओर की बातें नहीं बताई जाती है। कुछ समय बात करने के बाद MC का फादर कहता है ठीक है, उसे जिंदा रहने दो। उसके बाद हम उसके फोन को देखते हैं जो जमीन पर गिरता है, और हम MC के फादर को देखते हैं जो कि अपने घुटने में आ गया होता है और रो रहा होता है। उसके बाद वो अचानक से हंसने लगता है एक ईवल की तरह, जो सुनकर MC जाग जाता है और मन में कहता है कुछ बुरा लग रहा है, और कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हम MC को देखते हैं जो कि कुर्सी में रस्सी से बंधा होता है और कहता है मन में हाँ मैं बंधा हुआ हूँ। और दूसरी तरफ हम उसके फादर को देखते हैं जिसको देखकर MC उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो अभी। इधर हम MC के फादर को देखते हैं जो हंस ही रहा होता है, जो देखकर MC मन में कहता है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है तो इसे मैं खुद ही तोड़ दूंगा धीरे धीरे। और हम MC को देखते हैं जो कि दम लगाने लगता है, जिससे कि कुछ रस्सियां टूट जाती है। और MC मन में कहता है ये काम कर रहा है, ये धीरे धीरे खुल रहा है। और MC कुछ नोटिस करता है अपने फादर को जो उसके सामने खड़ा होता है और उसे डेंजर लुक दे रहा होता है। तो MC को कहता है रुक जाओ, जिस पे MC के गुस्बा आ जाते हैं और उसका गला सूख जाता है। और MC कह रहा होता है तुमने कहा था कि आज ट्रेनिंग डबल ट्रिपल होने वाला है, तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे क्या कहा था। इस पर MC के डैड कहते हैं प्लान अब बदल गया है, आज हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और कहता है नहीं, यह सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए है, तुम उस कुर्सी पर बैठने के सिवा कुछ नहीं करोगे। जिस पर MC सरप्राइज होते हुए फादर को चिल्लाकर कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे ट्रेन करोगे उस सर्वनाश से सर्वाइव करने के लिए। और MC कहता है अगर तुम मुझे बांध के रखोगे तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जिस पर उसके फादर भारी आवाज में कहते हैं ट्रेनिंग अब खत्म हो गया है। जिस पे MC में कहता है आखिर ये सडनली क्या हो गया है, और कहता है अगर मैं इस तरह बंधा रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी माँ को देखने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा इस तरह। और वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। और इधर हम उसके फादर को देखते हैं जो MC से कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और हम MC को देखते हैं जो कि ताकत लगाते हुए रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर उसके फादर से देखते ही रह रहे होते हैं। और फिर वो MC के पास आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगते हैं, और चिल्ला चिल्ला के हंसते हुए उसके सर पे एक जोर सा मुक्का मारते हैं, जिस पर वो जमीन पर गिर जाता है। और MC का डैड कहता है आखिर मैंने तुमसे नहीं कहा था मत हिलने के लिए। और इधर हम MC को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होता है और वह फिर से रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका डैड उसे एक जोर की लात देता है। MC जमीन पर गिर जाता है, फिर भी MC हार नहीं मानता और रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है। इसके डैड फिर से उस पर हमला कर देते हैं, इस पर MC मन में कहता है मुझे पता नहीं कि उस समय मुझे क्या हो गया था, किसी और मौके की तलाश में अपने फादर से सहमत होने का दिखावा करना अधिक समझदारी वाला होता है। और हम उसके डैड को देते हैं जो कि MC पर हमला करते ही जा रहा होता है। और MC मन में कह रहा होता है लेकिन उस समय में मैं उससे हारना नहीं चाहता था, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। मेरे फादर के लिए मेरी नाराजगी वह मजबूत होते जा रहा था, जिसने मुझे बंद कर दिया और मुझे दुख दिया। और इधर हम MC को देखते हैं जो कि उस रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। MC कहता है जब रस्सी हटी तो मुझे ऐसा एनर्जी महसूस हुआ जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं बहुत उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि जो मेरा पिता क्या कहता है, वह जो हमेशा मुझे नीचे तरीके से दिखता था, लगता है ऐसा लगेगा मानो जैसे उसे किसी ने पीट दिया हो। और यह सोचते सोचते MC बहुत खुश हो रहा होता है और अपने फादर को देखने के लिए उसकी ओर मुड़ता है। और हम उसके फादर को देखते हैं जो कि उसी को आ रहा होता है उसे मारने के लिए। और MC कह रहा होता है मैं सोचता हूँ मेरा फादर जरूर ही गुस्से में होगा, लेकिन कुछ तो अलग है जो मैंने अपने सामने से देखा। और हम उसके फादर को देखते हैं जो कि रो रहा होता है, जिस पर MC मन में कहता है ये वो आंसू थे जो हमेशा छुपे हुए थे
और एमसी शॉक हो गया होता है और कह रहा होता है मन में, आंखों के पीछे एक बेहद उदास आदमी, और मन में गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, क्यों, आखिर तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। और इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने फादर से मुक्का खाने का गिर रहा होता है और वो अनकॉन्शियस हो रहा होता है, और हम उसके फादर को देखते हैं जो उसे देख रहा होता है और दुखी होते हुए कहता है, मुझे आशा है कि तुम समझोगे। और हम एमसी को देखते हैं जो कि बेहोश हो गया होता है और अपने मन में अपने फादर की बातें को सोच रहा होता है। इस पे उसके फादर कह रहे होते हैं, हमेशा अपने दिमाग में रखना जो मैंने तुम्हें सर्वाइव करने की जो टिप बताई है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है रूल नंबर 1, सर्वनाश से बचने का पहला नियम, कभी भी बेसमेंट को मत छोड़ना। दुनिया में यहाँ से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होगी। यहाँ हजारों रक्षा मशीन जो कि 26 वर्ष से अधिक तक बने रह सकते हैं और भरपूर भोजन और संसाधन हैं। और इस जगह को छोड़ने का काम मत करना, यहाँ सब कुछ है, कभी भी बेसमेंट को मत छोड़ना। यह ऐसा है जैसे कि आग के कुएं में कूद कर आत्महत्या करना। और कहता है, अंत हमें बिना किसी चेतावनी की मिल जाता है, इसलिए तुमको बेसमेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। और इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने कॉन्शियसनेस से उड़ गया होता है और मन में कहता है, जब मैं होश में आया डैड गायब हो गए थे मुझे यहाँ पर छोड़कर, ये पहले कभी नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही समय में डैड स्प्रेड हो गए हैं। और मन में कहता है, जब वह एक समय गायब हो गए थे जब मैं सो रहा था। और एमसी मन में परेशान होते हुए अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है। डैड yesterday को बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे, जरूरी कुछ चल रहा है। और यह सोचते सोचते किसी दीवार की कोने पर बैठ जाता है और कह रहा होता है, बेसमेंट में रिपीट करने वाला लाइफ स्टाइल से वर्तमान स्थिति जो कि समझ में नहीं आ रहा है। और कहता है, मैं जरूर ही जानता था कुछ बहुत बड़ा चालू होने वाला था। इतना एमसी सोच रहा होता है कि हम बेसमेंट का दरवाजा देखते हैं जो कि खुला होता है, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो गया होता है और वह बड़े तेजी से दौड़ते सोचते हुए जा रहा होता है। जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर, यहाँ से भागने से मुझे डैड ने रोका होता, लेकिन वह नहीं है यहाँ पर हम एमसी को देखते हैं जो कि भागते ही जा रहा होता है और वह सीढ़ी तक पहुँच जाता है जो कि बाहर का रास्ता होता है। और एमसी कहता है, मैंने इसे पा लिया। और वह सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और मन में कह रहा होता है, प्लीज जो ये बाहर की लाइट है वो सूर्य की रोशनी हो। और एमसी टनल का ढक्कन खोल देता है और उसके ऊपर तेज रोशनी पड़ती है और वह उस टनल से बाहर आ जाता है और अपने आंखों को खोलता है। और बाहर का नजारा देखकर वो काफी सरप्राइज हो गया होता है। हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, गाड़ी, लोग होते हैं। यह देखकर एमसी सोच रहा होता है, मैंने आखिरी से कर दिया। और हम एमसी के पीछे से एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है एमसी से, तुम बच्चे तुम क्या सोच रहे हैं कि तुम यहाँ पर इस रोड में क्या कर रहे हो। वह अपने बातों को पूरा करने ही वाला होता है कि एमसी उसकी तेजी से पलट कर कहता है, यह एक पर्सन है। ये सुनकर उस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर जरा हम एमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है उस बंदे से, यह एक सच्ची का आदमी है। जिसको सुनकर वो बंदा काफी सरप्राइज हो गया होता है और सोच रहा होता है इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, कि उसका सर किसी से पड़ा है या फिर और कुछ। और इधर हम एमसी को देखते हैं जिसे कुछ अचानक से दिमाग में याद आता है और मन में कहता है, हाँ तो यह टाइम है उसका। अब जब मैं बच गया हूँ तो अपनी गार्ड को छोड़ना जल्दबाजी होगी। जरूरी पिताजी ने नोटिस कर लिया होगा कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ और वो मेरे लिए आएंगे। जो सोचकर एमसी भागने लगता है और मन में कह रहा होता है, अब से मुझे उस बेसमेंट से जितना हो सके उतनी दूर जाना होगा। इस जीवन का मैंने हर पल सपना देखा है बेसमेंट से भागने का और पहली बार फ्री होने का। और हम एमसी को देखते हैं जो कि रुक गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बेसमेंट के बारे में और कहता है, कुछ समय पहले तक बचना नामुमकिन लगता था और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, भले ही दरवाजा अचानक खुल गया हो। लेकिन और हम एमसी को देखते हैं जो कि दौड़ता है, रुकता है और कह रहा होता है, क्यों, आखिर वह क्यों खुला था। और कहता है, क्या उस सुरक्षा सिस्टम में कुछ खराबी थी? नहीं, बस एक खराबी के कारण दरवाजा खुला नहीं हो सकता। मेरे डैड एक ऐसे पर्सन है जो कि ऐसा गलती कर ही नहीं सकते। और कहता है मन में, अगर क्या होगा, बेसमेंट का दरवाजा खोला था, उसके पीछे डैड का ही रहा था। और यह सोचकर एमसी बहुत परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है मन में, नहीं ये नहीं हो सकता। जिसने रूल बनाया था कि बेसमेंट को कभी नहीं छोड़ना है वह डैड खुद था। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि लोगों को देख रहा होता है, उनके हंसते चेहरे और एक साथ रहकर मजे करना। फिर एमसी कहता है, यह सही है, वह जो भी डैड ने कहा वो सब झूठ है, यहाँ पर बहुत शांति है। और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका जो बलून होता है
हाथ से छूट जाता है और वो आसमान की ओर जा रहा होता है। फिर हम चिड़ियों को देखते हैं जो कि पेड़ से उड़ने लगती है और एमसी कहता है जैसे कि सोचा था एक सर्वनाश का आ जाना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है एंड किसी चेतावनी कहा जाता है। फिर हम लोगों को देखते हैं जो कि आसमान की ओर देख रहे होते हैं और जो पक्षी होते हैं वो बहुत सारे उड़ने लगते हैं आसमान में और हम आसमान की ओर देखते हैं जहाँ पर की ग्रह आ गया होता है, एक अजीब सा ग्रह जिसको देखकर लोग काफी हैरान हो गए होते हैं, यहाँ तक कि एमसी भी हैरान हो गया होता है। और हम उस ग्रह को देखते हैं यहाँ से कुछ लिखा रहा होता है और पृथ्वी की ओर जा रहा होता है, या पेड़ की जड़ की तरह होता है आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देखकर लोग कह रहे होते हैं यह पास आ रहा है, आखिर ये कौन सी दुनिया है। और कोई कहता है मुझे नहीं पता, यह मून नहीं रखता है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि काफी हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या मून, आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है वह चीज। और हम एमसी को देखते हैं जिसको उस आने वाली चीज में से क्रीचर को देख पा रहा होता है, जिसको देखकर वो खुद भी हैरान होता है। और हमें उस ग्रह से आने वाली चीज को देखते हैं जो कि बहुत ही सारा होता है, जो कि बड़ी तेजी से आ रहा होता है। फिर हमें उसके फादर की बात बताई जाती है जो कि कह रहा होता है कभी भी बेसमेंट को मत छोड़ना, यह एक बेसिक रूल है जो कि जिंदा रहने का सबसे अच्छा गारंटी देता है। हालांकि यह एक एक्सेप्शन है, बेसमेंट का स्थान, यदि बेसमेंट का जगह एनिमी पा गया तो एक डेंजरस मूवमेंट आ जाता है। और हम उस क्रीचर को देखते हैं जो कि उस बेसमेंट के जाने की जगह में जा रहा होता है। और हम बेसमेंट में किसी को देखते हैं जो कि बोर्ड में लिखाया होता है कि बेसमेंट को कभी नहीं छोड़ना है, उसे कट कर दिया होता है और कहता है अब पहला नियम लागू नहीं होता है। ये शायद एमसी का डैड होता है। और हम बेसमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम देखते हैं जो कि रिमोट कमांड में होता है और डोर लॉक बता रहा होता है। और हम बेसमेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रीचर आ चुके होते हैं। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग इसको देखकर काफी हैरान हो गए होते हैं। फिर हम क्रीचर को देखते हैं जिसने चश्मे वाले बंदे को पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचने लगता है, जिसको देखकर वह बंदा डर गया होता है और चिल्लाने लगता है। फिर हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसके बाहर दांत निकले होते हैं और बीच में मुंह होता है। दोस्तों ऐसा एक पौधा भी आता है जो कीड़े को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसकी जो एनर्जी होती है उसे सोख लेता है, लेकिन मुझे उसका भी नाम नहीं पता। चलो खैर मैं अब स्टोरी पे आता हूँ। फिर हम उस बंदे की कांच देखते हैं जो कि टूट गया होता है। फिर हम उस बंदे की सर देखते हैं जो कि उसके बॉडी से अलग हो गया होता है और वह सर लोगों के पास में आके गिरता है, जिसको देखकर जो लोग होते हैं उनकी हवा टाइट हो गई होती है, तो डर की मार चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या है। और कोई कहता है एक तरफ चलो। और उन्हीं के बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो कि हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा होता है दूसरी तरफ, और उसके पीछे लोग भागने लगते हैं, जिसको देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वह अपने ऊपर कुछ देखता है, लेकिन बहुत देर हो गई होती है, उसके ऊपर कुछ पत्थर गिरता है और यह वो क्रीचर यानी कि मॉन्स्टर होते हैं जो कि लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ उन्हें मार रहे होते हैं। कहीं लोगों के 2 टुकड़े कर रहे होते हैं तो कहीं की सर उड़ा रहे होते हैं, किन्हीं को दबा के मार रहे होते हैं, जिसको देखकर एमसी की आंख फटी की फटी रह जाती है। और उसके पीछे हमें लोगों की बात सुनाई जाती है जो कि कह रहे होते हैं जल्दी पुलिस को फोन करो। और कोई कहता है लेकिन फोन काम नहीं कर रहा है। फिर हम एमसी को देखते हैं कि शौक हो गया होता है और उसके पीछे से एक धड़ाम सी आवाज आती है और एमसी अपने मन में किधर कह रहा होता है जैसे कि मुझे डैड ने बोला था जब सर्वनाश आएगा तो दुनिया खून से भर जाएगी और सिर्फ केवल राख ही बचेगा। फिर हम बाकी के लोगों को देखते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है इन क्रीचर के बारे में। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। फिर हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंगों से भी काफी ऊंचा होता है, जिसको देखकर जो लोग होते हैं उनका तो दिल ही निकल गया होता है। और इधर एमसी अपने मन में कह रहा होता है जो सर्वनाश है वह चालू हो चुका है। और इधर हम सर को देखते हैं जो कि चकनाचूर हो गया होता है मॉन्स्टर के हमले से। हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आते और चारों ओर छाते जा रहे होते हैं। फिर हम एमसी को जमीन में घिरे हुए देखते हैं और वह कह रहा होता है मेरे पिताजी सही थे जब उन्होंने कहा कि सर्वनाश आ रहा है, तो इसका मतलब होगा माँ मर गई है। क्या वह इस बारे में भी सही था? और वह ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है और इधर लोग मॉन्स्टर से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। फिर कोई एमसी का हाथ पकड़ लेता है, वह उसका डैड होता है। अपने डैड को देखकर एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और कहता है ये कैसे हो गया। और हम लोग को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं और एमसी का डैड भी कहता है एमसी से भाग, अपने पैर को चलाना मत छोड़ो। जो सुनकर एमसी पीछे मुड़ कर देखता है जहां उसके पीछे लोग जो भाग रहे होते हैं उसको मॉन्स्टर पकड़ के मार रहा होता है। फिर हम एमसी को उसके डैड को देखते हैं जो कि तेज़ी से भाग रहे होते हैं और एमसी कुछ देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके सामने मॉन्स्टर होता है
जिस पे वह मन में कहता है यहाँ पर भी मॉन्स्टर है, जिस पे एमसी का डैड कहता है इधर आओ, और दोनों ब्रिज की ओर जा रहे होते हैं और जो लोग हैं वह मॉन्स्टर की दिशा की ओर जा रहे होते हैं। और एमसी देखता है कि कई लोगों को मॉन्स्टर ने पकड़ा है, उनके बॉडी में हमले कर दिया है, कई लोगों को जिंदा निगल रहे हैं और कई लोग भाग रहे होते हैं और कई को कुछ समझ नहीं आ रहा है जिस पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। लेकिन एमसी और उसका डैड ब्रिज में पहुंच गए होते हैं और एमसी पीछे को नज़र मारता है जहां से भर भर के मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और लोगों को कीड़ों की तरह मसल रहे होते हैं, जिसको देख के एमसी कहता है ऐसे में तो वह हमें पा जाएगा, जिस पे एमसी का डैड कहता है चुप रहो और दौड़ो, और वैसे भी सिटी को छोड़ना का यही बस रास्ता है। लेकिन हम ब्रिज को देखते हैं जो कि टूटने लगता है क्योंकि उसके नीचे से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। जो एमसी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है मॉन्स्टर हमें ब्रिज तक फॉलो कर रहा है। तभी वह रुक जाता है क्योंकि मॉन्स्टर ने उसका पैर को पकड़ लिया होता है। फिर मॉन्स्टर और आगे बढ़ाता है और उसके घुटनों तक आ जाता है, जिस पे एमसी को तेज दर्द हो रहा होता है और वह मन में कहता है अगर मैंने इसे अपने ऊपर से इसे नहीं हटाया तो। लेकिन हम एमसी के डैड को देखते हैं जो कि एमसी को छुड़ाने के लिए लोहे की चीज से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। इस पे मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और ब्रिज से नीचे गिर जाता है। लेकिन इधर एमसी मॉन्स्टर के हमले से काफ़ी दर्द में होता है और कहता है दर्द तेरी की मेरा पैर। इतना एमसी कह रहा होता है कि ब्रिज हिलने लगता है क्योंकि पीछे से और मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, जिस पर एमसी लड़खड़ाते खड़ा होता है और मन में कह रहा होता है मुझे जल्दी में और दौड़ना चाहिए। लेकिन जितना मैं दौड़ता हूँ उतना मुझे रियलाइज़ होता है कि जो मॉन्स्टर की और मेरी दूरी तेजी से कम हो रहा है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि पैर के दर्द के कारण गिर जाता है और मन में कहता है कोई मतलब नहीं कि मैं कितना भी दौड़ूं, मैं उनसे भाग नहीं सकता। और हम एमसी के डैड को देखते हैं जो कि एमसी को देख रहा होता है, जिस पे एमसी दर्द के साथ अपने डैड को कहता है जाओ मैं नहीं भाग सकता इस तरह, तो तुम खुद से भाग सकते हो। जिस पर एमसी का डैड पैर अपना उठाता है, जिस पर एमसी मन में कह रहा होता है यह सही है भाग जाओ, तुम तो हमेशा से मुझे इग्नोर किया है। यह सोचते एमसी अपना मुंह लटका लिया होता है। लेकिन हम एमसी के डैड को देखते हैं जिसने पैर अपनी बेटी की मदद के लिए बढ़ाया होता है और एमसी को कह रहा होता है आखिर तुम खड़ा क्यों नहीं हो रहे हो। ये देख के एमसी के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है और वह अपने डैड को जोर से कहता है क्या तुमको मैंने पूछा है कि तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, और मैंने तुमसे कहा है कि अगर मैं भागूंगा तो उतनी तेज़ी से नहीं भाग पाऊंगा। जिस पर एमसी का डैड कहता है तुम बच सकते हो क्योंकि मेरे पास प्लान है। जिस पर एमसी शौक होते कहता है क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास प्लान है। जिस पे एमसी का डैड एमसी को बोल रहा होता है, जिस पे एमसी अपने डैड के रोते चेहरे को याद करते हुए अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है और उसका डैड उसे उठाते हुए कहता है भागो। जिस पे एमसी सरप्राइज होते हुए भागने लगता है और पीछे पलटकर कहता है रुको, अभी तक तुमने मुझे अपना प्लान के बारे में नहीं बताया। लेकिन एमसी कुछ देखता हुआ सरप्राइज हो गया होता है क्योंकि उसके हाथों में कुछ होता है, जिसको देख के एमसी मन में कहता है यहाँ मेरे हाथ में कुछ तो है। और इधर पीछे से एमसी का डैड कहता है अभी इसका टाइम नहीं है, जल्दी से ब्रिज को पार कर निकलो। जिस पे एमसी कहता है मैं समझ गया और जान लगा कर भागने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है जिस पे वह पीछे की ओर देखता है जहाँ पर पूरा ब्रिज जो कि एमसी के आंखों के सामने गिर जाता है, जिसको देख के तो एमसी सदमे में चला जाता है और कहता है डैड, क्योंकि उसका डैड भी इसी ब्रिज में था और वो शायद जिंदा नहीं आया। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो पसंद आए या ना आए एक लाइक मेहनत और मोटिवेशन के लिए जरूर कर देना यारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।